पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है सेंटर मार्केट। सेंटर मार्केट का एक भूखंड है 661/6, जिसे ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। यह ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, मगर इसमें एक नाम बड़े मुख्य रूप से लोगों के मुख से आ रहा है, वो है लोकेश खुराना। लोकेश खुराना आरटीआई एक्टिविस्ट है और उनकी आरटीआई के तहत ही ये सब कुछ हुआ है, ऐसा लोगों को कहना है। आज लोकेश खुराना खुद हमारे साथ है और उनसे ही जानेंगे ये आरटीआई उन्होंने कब डाली थी, किस तरीके से सारी चीजें हुई थी। जी लोकेश जी, ये जो मामला है इसकी आरटीआई आपने कब डाली थी और किन विषयों पे डाली थी और कैसे ये शुरुआत हुई? देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये प्रकरण आरटीआई से जुड़ा नहीं है। आरटीआई केवल एक सूचना का अधिकार अधिनियम है, जिसमें हम संबंधित विभागों से सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जाने वाली कार्रवाई का उदाहरण है। जबकि यह ध्वस्तीकरण जो 661/6 का किया गया है, वो परिषद उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कार्यालय के अधिशासी अभियंता द्वारा इसमें एक याचिका योजित की गई थी 2014 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उस पर जो आदेश पारित हुआ था, उस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 661/6 और इस जैसे अन्य 2500 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए 2 माह के भीतर। तब ये व्यापारी, उस कॉम्प्लेक्स के व्यापारी गण इस प्रकरण में न्याय की गुहार लगाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए थे, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए कंडीशनल स्टे इनको दिया कि आप 10 लाख रुपया जमा करा दीजिए और आपके प्रकरण की सुनवाई की जाएगी, और 6 सप्ताह का समय देते हुए उसमें स्टेटस को का आदेश करते हुए उस बिल्डिंग के गिराए जाने पर स्टे कर दिया गया। यह आदेश 17/12/2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। तब से और अब 17/12/2024 तक इन 10 वर्ष के समय काल में विभिन्न स्तर पर हुई सुनवाई और समस्त तथ्यों, साक्ष्यों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का निरीक्षण के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में इसकी अंतरिम सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने इस बात का एक तर्क पर विरोध किया कि हम केवल अकेले अवैध निर्माणकर्ता नहीं हैं, हमारे जैसे 500 अन्य अवैध निर्माण उस बाजार क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं। इससे माननीय न्यायालय ने आश्चर्यचकित होकर इन समस्त अवैध निर्माणों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कार्यालय मेरठ से तलब किया, जिसमें सर्वेक्षण के उपरांत परिषद के सर्व संबंधित जो निर्माण खंड हैं उनके अधिकारियों द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया, उसमें 1468 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया और उन चिन्हित अवैध निर्माणों की संपूर्ण सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। मुकेश जी, सूत्रों की माने तो उस समय वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि कुछ अधिकारी जो आवास विकास के थे, जब वहां बुलडोजर चल रहा था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो ये कार्रवाई अभी रोक देंगे अगर आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना मान जाए और वो लिखित में हमें दे दे तो। देखिए, अधिकारी, इस बात के लिए मुझे आश्चर्य है कि अधिकारी कितनी गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान को यदि वे जानते हैं तो मैं एक आम नागरिक हूं और भारत के संविधान में और न्यायपालिका में पूर्ण आस्था अपनी रखता हूं। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार स्वयं उनको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। मैं केवल एक प्रार्थना करने वाला एक याचक हूँ, एक याचिका करता रहा हूँ। हमने केवल प्रार्थना भी इसलिए की थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसका परिषद के अधिकारी अनुपालन नहीं करा रहे हैं। परिषद के अधिकारी अभी भी क्लीन हैंड नहीं है और उन्होंने अभी भी अवैध निर्माणों को कराया जाना जारी रखा हुआ है। हम लोगों ने केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक अवमानना याचिका की, जबकि अवमानना याचिका इस प्रकरण में परिषद के अधिकारी भी योजित कर चुके हैं, जो कि सुनवाई के लिए लंबित है। अब वहां मौके पर पब्लिक का आक्रोश देखते हुए केवल उन्हें मेरे विरुद्ध खड़ा करना और यह कहना कि उनसे लिखा लाइए, हम उनसे पूछते हैं उन अधिकारी गण से, क्या वो इसका कोई तथ्य या साक्ष्य दे सकते हैं? भारत के संविधान में या न्यायपालिका की किसी विधि व्यवस्था में ऐसा लिखा हो कि याचिकाकर्ता लिख के दे दें तो कार्रवाई रोक दी जाएगी? तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। एक व्यापारी हैं आप भी, और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखकर चलते हैं?
देखिए, ये वास्तव में दुखद है, व्यापारी चले गए हैं और मैं भी एक व्यापारी हूँ। उन व्यापारियों ने अपने व्यवसाय के लिए अपने जीवन भर की जमा पूँजी जिस पर उनका पूरा परिवार आश्रित है, मेरी गहन संवेदनाएँ उनके साथ हैं। मैं इस विषय में आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि किसी का व्यापार उजड़ते देख कर के मुझे कोई इसमें खुशी मिली है। लेकिन न्यायपालिका का सम्मान करते हुए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि परिषद के अधिकारियों की लापरवाही और व्यापारियों ने भी इस विषय में ध्यान नहीं दिया कि जो संपत्ति उनके पास है, उस संपत्ति का अस्तित्व क्या है, उस संपत्ति का स्वरूप क्या है, उस संपत्ति के वैधानिक अधिकार और वैधानिकता क्या है, क्या वह अवैध है, वैध है या उसका भविष्य क्या हो सकता है। इन सब तथ्यों को जहां भी जिस पटल पर लापरवाही रही उसका खामियाजा आज ध्वस्तीकरण के सामने आया। लोकेश जी, आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक प्रक्रिया हुई, उसके बाद उस पर ध्वस्तीकरण भी हो गया, मगर जो इसमें अधिकारी संलिप्त थे आवास विकास के, उन अधिकारियों पर एफआईआर तो हो गई, ना तो अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनकी कोई संपत्ति की जांच हुई, ना इस पर कोई विषय बना। इस पर मतलब बड़ा ये एक सोचनीय प्रधान प्रश्न बन जाता है। ये सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि अब निर्माण के 30 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज होना, जबकि उनमें से कुछ अधिकारी इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ यहाँ पर कार्यकाल पूरा करके जा चुके हैं, कुछ विदेश में हैं। तो अब 30 वर्ष बाद आप एफआईआर कर रहे हैं, जबकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मैटर बनता है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उन अवैध निर्माणों को संरक्षण प्रदान किया, उनके विरुद्ध अपने कार्यकाल में जब उनका दायित्व था, वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, उस पद पर थे, अपने कार्यकाल में उसको नहीं रोका, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में उस समय लिप्त थे, उन्होंने पैसा लिया या जो भी अनुचित लाभ प्राप्त किया उसके अनुसार उसमें ये अवैध निर्माण हुए, लेकिन उसका खामियाजा आफ्टर ऑल उन निर्माणकर्ताओं को ही भुगतना पड़ा। उन ऐसे 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 जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे आप? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों का दायित्व निर्धारण करते हुए उनकी संपत्ति से इनकी क्षतिपूर्ति की जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ये प्रकरण नजीर बने और अधिकारी अपने पदों पर रहते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें और इस प्रकार के अवैध निर्माणों को रोकें, क्योंकि एक व्यापारी की संपूर्ण जमा पूंजी, उसके परिवार के लालन पालन की व्यवस्था खत्म हो जाना ये अत्यंत दुखदायी है। जी, ये हमारे साथ थे आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक व्यापारी होने के नाते मैं भी इस दर्द को समझता हूं, मगर मेरी लड़ाई किसी व्यक्तिगत व्यापारी से ना होकर पूरे भ्रष्ट तंत्र से थी, जिसका खामियाजा व्यापारियों ने भी भुगता। अब इनकी मांग है कि ऐसे जो भ्रष्ट, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सचनामा के लिए मैं दीपक वर्मा, मेरठ।